दोस्तों आदाब। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज 9 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। मक्का से काहिरा तक अब सुरक्षा का नया कारोबार निकल पड़ा है। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी के बाद मिस्र जुड़ा तो ताकत का पैमाना बदल सकता है। नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा की गूंज और मुस्लिम देशों की एकजुटता का पैगाम। दक्षिण लेबनान में ड्रोन बरसे, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी पर हिंसा का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ ने पुकारा, एक हो जाओ वरना हर मुल्क बन सकता है अगला निशाना। अब सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन बदलेगा मिडिल ईस्ट की तस्वीर। तो आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा जिसका असर आने वाले दिनों में सिर्फ अरब देशों पर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए रक्षा समझौते के बाद अब इस गठबंधन को और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इशारा दिया है कि तुर्की चाहता है कि आने वाले समय में मिस्र भी इस सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। यानी जो समझौता अभी 3 देशों के बीच है उसका दायरा आगे बढ़कर 4 या उससे ज्यादा देशों तक फैल सकता है। अब सवाल है कि मिस्र का नाम इतना अहम क्यों है। दरअसल मिस्र अरब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है और उसके पास बड़ी और अनुभवी सेना है। इसके अलावा मिस्र की भौगोलिक स्थिति भी बेहद खास है। मिस्र एक तरफ अरब दुनिया से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अफ्रीका और भूमध्य सागर के बीच एक अहम कड़ी है। इसके पास सुएज नहर जैसी दुनिया की बेहद महत्वपूर्ण समुद्री राह भी है। इसलिए अगर मिस्र इस सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होता है तो इसका मतलब सिर्फ एक और देश का जुड़ना नहीं होगा बल्कि इस गठबंधन की राजनीतिक और रणनीतिक ताकत काफी बढ़ सकती है। और यहाँ एक और बड़ी बात समझना जरूरी है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब 3 अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी ताकतें हैं। तुर्की नेटो का सदस्य है और उसके पास मजबूत सैन्य क्षमता यानी फौजी ताकत है। पाकिस्तान के पास बड़ी सेना और परमाणु क्षमता यानी एटमी ताकत है। वहीं सऊदी अरब के पास बड़ी आर्थिक यानी माशी ताकत है और वो अरब दुनिया में बेहद प्रभावशाली देश है। अब अगर इसमें मिस्र भी शामिल हो जाता है तो इन देशों की सैन्य ताकत, आर्थिक ताकत और राजनीतिक असर एक ही सुरक्षा के ढांचे में दिखाई दे सकते हैं। हाकान फिदान ने यह भी इशारा दिया है कि आने वाले समय में दूसरे क्षेत्रीय देशों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि तुर्की इस समझौते को केवल 3 देशों की साझेदारी बनाकर नहीं रखना चाहता है, वो धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा नेटवर्क में बदलना चाहता है। और यही वजह है कि इस घटनाक्रम को इतनी गंभीरता से देखा जा रहा है। अगर आगे चलकर मिस्र और कुछ दूसरे देश भी इसमें शामिल होते हैं तो मिडिल ईस्ट में सुरक्षा का एक नया धड़ा बन सकता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे और इस समझौते की असली सैन्य व्यवस्था कितनी मजबूत होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिस्र तुर्की की इस उम्मीद को स्वीकार करेगा और अगर मिस्र शामिल हुआ तो इसके बाद अगला देश कौन होगा। दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते को लेकर हाकान फिदान का एक और बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये समझौता तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल जैसा ही है। अब नेटो में आर्टिकल 5 का मूल सिद्धांत सामूहिक सुरक्षा है। यानी अगर नेटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी सदस्य देश इसे सिर्फ उस एक देश की समस्या नहीं मानते बल्कि गठबंधन की सामूहिक सुरक्षा पर हमला मानते हैं और जरूरत के मुताबिक उसकी मदद करते हैं। अब हाकान फिदान जिस तुलना की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी अपने बीच ऐसी सुरक्षा समझ बनाने की कोशिश की है जिसमें एक देश के खिलाफ बड़ा बाहरी हमला बाकी देशों के लिए भी गंभीर मामला बन सकता है। यानी तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग अब पहले के मुकाबले
ज्यादा गहरा हो सकता है। इसे नेटो का दूसरा संस्करण या नेटो जैसा पूरा सैन्य गठबंधन मानना सही नहीं है। नेटो के पास दशकों पुरानी सैन्य ढांचा, कमांड सिस्टम, साझा सैन्य योजनाएं और कई तरह की संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, जबकि तुर्की पाकिस्तान सऊदी समझौते को अभी उस स्तर पर रखना जल्दबाजी होगा। लेकिन हाकान फिदान का आर्टिकल 5 से तुलना करना ये जरूर बताता है कि तुर्की समझौते को कितनी गंभीरता से ले रहा है। अब अगर इसमें मिस्र भी शामिल होता है तो तस्वीर और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि तब इस गठबंधन में एक तरफ तुर्की की सैन्य ताकत होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता होगी, सऊदी अरब की आर्थिक और राजनीतिक ताकत होगी और मिस्र की बड़ी सेना और अरब दुनिया में उसका प्रभाव होगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद सुरक्षा समीकरणों पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ये गठबंधन सिर्फ बाहरी हमले की स्थिति में एक दूसरे की मदद करेगा या फिर मुस्तकबिल में आतंकवाद, मिसाइल डिफेंस, ड्रोन, खुफिया जानकारी, हथियारों और सैन्य तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएगा? अगर सहयोग इन क्षेत्रों तक पहुंचता है तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ सकता है और यही वजह है कि इस समझौते को सिर्फ एक कागजी समझौते की तरह नहीं देखा जा रहा। मिडिल ईस्ट पहले ही कई बड़े तनावों से गुजर रहा है। एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है, दूसरी तरफ ईरान को लेकर तनाव है और अमेरिका की क्षेत्रीय नीति को लेकर भी कई सवाल बने हुए हैं। ऐसे माहौल में अगर क्षेत्र के कुछ बड़े मुस्लिम देश अपनी अलग सुरक्षा व्यवस्था तैयार करते हैं तो आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन बदल सकता है। दोस्तों, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में नए सुरक्षा गठबंधन की चर्चा हो रही, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण लेबनान से एक बार फिर इजरायली हमले की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक नबाती जिले के दहवत कफर रुम्मान इलाके में इजरायली ड्रोन ने हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण लेबनान में पहले से इजराइल और लेबनानी पक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इलाके में सिर्फ ड्रोन हमले ही नहीं बल्कि कई जगहों पर तोप और टैंकों से गोलाबारी, कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाने, जमीन को बुलडोजर से समतल करने और आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। ज़ौतर अल शर्किया इलाके से भी लेबनानी नागरिकों के घरों को गिराए जाने की खबर सामने आई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान सरफंद और अरनून इलाके में ड्रोन हमलों की खबर दी गई है। इन घटनाओं को लेकर लेबनान में लगातार चिंता जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हेब्रोन के पश्चिम में स्थित इदना कस्बे में एक युवा फिलिस्तीनी पर हमला किए जाने की खबर है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक उसे बुरी तरह पीटा गया और वो घायल हो गया। इस तरह की घटनाएं फिलिस्तीनी इलाकों में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ाती हैं। फिलिस्तीनी पक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि बाशिंदों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के कारण आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इन घटनाओं को लेकर इजरायली सेना की तरफ से इस खास मामले पर तत्काल कोई बयान सामने नहीं आया है। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। पाकिस्तानी संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल अकेले काम नहीं कर रहा बल्कि उसे खुफिया जानकारी, राजनीतिक कवर और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने मुस्लिम देशों को चेतावनी दी है कि अगर इस्लामी दुनिया आज एकजुट नहीं हुई तो आने वाले समय में कोई दूसरा देश भी इसका निशाना बन सकता है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों को अपनी सोच बदलनी होगी और अपनी सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा। अब इस बयान को तुर्की पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते के साथ जोड़कर देखना काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही तुर्की और सऊदी अरब के साथ एक नए रक्षा समझौते का हिस्सा बन चुका है और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद मुस्लिम देशों से एकजुट सैन्य मोर्चे की बात कर रहे हैं। यानी बयान और जमीन पर बन रहा नया सुरक्षा समीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या मुस्लिम देश हकीकत में एक
साझा सैन्य मोर्चा बना सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम दुनिया की सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी नहीं है। कई देशों के अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध हैं। कई देशों के इजराइल के साथ भी अलग अलग स्तर के संबंध हैं। कुछ देशों के ईरान के साथ कई रिश्ते हैं, तो कुछ देश ईरान की नीति को लेकर चित रहते हैं। इसलिए सिर्फ बयान देना आसान है, लेकिन इतने सारे देशों को एक ही सैन्य नीति पर लाना बहुत मुश्किल काम होगा। फिर भी अगर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बनी ये सुरक्षा व्यवस्था आगे बढ़ती है और इसमें मिस्र जैसे बड़े देश शामिल होते हैं, तो मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया अध्याय जरूर खोल सकती है। और सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि इस नए समीकरण को अमेरिका, इस्राएल और ईरान किस नजर से देखते हैं, क्योंकि अगर ये गठबंधन सिर्फ कागज पर नहीं रहा, बल्कि सैन्य अभ्यास, खुफिया सहयोग, हथियारों, मिसाइल डिफेंस और सामूहिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, तो इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है या सचमुच मुस्लिम देशों के बीच एक नए सैन्य गठबंधन की नींव रखी जा रही है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा, सलामत रहिएगा। अल्लाह हाफिज।